स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे। दोस्तों, इस वीडियो में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th के बाद, यानी कि 12th जिन बच्चों ने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं आगे। ठीक है, मतलब किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे नंबर भी ले सकते हैं, वहां पे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये है आपके 12th के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। ठीक है, तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। 12th क्लास जिन्होंने पीसीबी से किया है, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, 12th क्लास जिन्होंने पीसीबी से किया है, उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है। बच्चों को पूरी तरीके से पता नहीं होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। अमूमन बच्चे सोचते हैं कि बायोलॉजी के बाद या तो हम नर्सिंग कर सकते हैं या फिर हम एमबीबीएस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। बायोलॉजी में आप एमबीबीएस के अलावा या नर्सिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ चीज़ें, तो ध्यान से समझना। वीडियो समझ में ना आए या कोई चीज़ स्किप हो जाए तो इसको शुरू से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कई बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। दोनों कंबाइन ले लेते हैं, मतलब मैथ्स बायो ले लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके बारे में कभी और बताऊंगा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि दो सेक्शन आपके डिवाइड होते हैं साइंस में, एक तो बायो वाला सेक्शन और एक आपका मैथ्स वाला सेक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में कॉमन रहता है। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया में जिन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 12th पास किया है इस साल, वो क्या क्या कर सकते हैं। और वो भी बच्चे देख सकते हैं जो अभी 11th या 12th में है, कि उनको आगे क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शंस खुलते हैं, ठीक है, आपके पास, ठीक है, फर्स्ट है एमबीबीएस। एमबीबीएस, ठीक है, या बीडीएस, ठीक है, या आपका आयुर्वेद, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपके। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन आपके पास खुलते हैं इसमें, ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन आपके पास बनते हैं इसमें, वो है आपका नर्सिंग, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन आपके पास बनता है इसमें, थर्ड ऑप्शन जो आपके पास इसमें बनता है वो बनता है फार्मेसी, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास बनता है वो बनता है बीएससी ऑनर्स, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन आपके पास बनता है वो बनता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, ठीक है। और क्या ऑप्शन बनते हैं इसमें, देखो एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद हो गया, नर्सिंग हो गई, फार्मेसी होगी, बीएससी हो गया और बायोटेक हो गया। ठीक है, तो मेनली आपके पास ये ऑप्शन बनते हैं इंडिया में। ठीक है, एक बार मैं ध्यान से इस चीज को समझना आप, ताकि आपको करियर चूज करने में परेशानी ना आए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास बनता है एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदा। सेकंड ऑप्शन आपके पास बनता है नर्सिंग का। थर्ड ऑप्शन आपके पास बनता है फार्मेसी का। फोर्थ ऑप्शन आपके पास बनता है बीएससी ऑनर्स का। फिफ्थ ऑप्शन आपके पास बनता है बायोटेक का। ठीक है, अब इन एक एक ऑप्शन को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एमबीबीएस, बीडीएस या आयुर्वेदा की, तो इसके लिए एग्जाम जो होता है वो होता है नीट। इसके लिए नीट एग्जाम होता है।
आजकल नीट एग्जाम से ही एमबीबीएस, बीडीएस और आपके जो आयुर्वेदा होता है या वेटनरी साइंस जो होता है, वेटनरी साइंस भी इसी में आएगा, तो ये सब के ऑप्शन आपके नीट से बनते हैं। ठीक है, नीट एग्जाम आप दोगे, उसमें जो रैंक आएगी आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको इन कॉलेजेस में सीट्स मिलेंगी। ठीक है, इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और मेनली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी रैंक आती है तो आपको एमबीबीएस मिलता है, उसके बाद आपको बीडीएस दिया जाता है फिर आयुर्वेदा, वेटनरी आपको दिया जाता है, और उसके बाद आयुर्वेदी, वेटनरी, ये इस तरीके से 4 ऑप्शन इसमें आते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद और वेटनरी। ठीक है, वेटनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर। ठीक है, अब इसमें भी अच्छी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और अगर आपकी थोड़ी अच्छी रैंक नहीं है, कम रैंक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नीट के बाद खुलते हैं, और एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदा जनरल हम मान के चलें तो ये एमबीबीएस 5.5 साल का कोर्स होता है, 5.5 ईयर्स। ठीक है, 5.5 साल आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। बीडीएस थोड़ा कम ड्यूरेशन का होता है, उसके अलावा आयुर्वेदा और वेटनरी भी थोड़ा कम ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप डॉक्टर लग जाएगा आपके नाम के आगे। ठीक है, ये जनरल फिजिशियन होते हैं। इसके बाद ये फर्दर जो है नीट पीजी देते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो ऑप्शन बनते हैं वो बनता है एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी, या फिर एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इनमें भी आयुर्वेद और बीडीएस में भी बीडीएस वाले एमडीएस करते हैं जैसे, तो मास्टर डिग्री और आप लेते हैं तो और बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जो सीट्स हैं हमारे टाइम पे कम हुआ करती थी, अब लगभग आपके 75 टू 85,000 के बीच सीट है पूरे नीट में। ऑल ओवर इंडिया के सारे कॉलेज इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। पहले एम्स और जिपमर इसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन अभी एम्स और जिपमर भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। बहुत अच्छी आपकी रैंक आती है टॉप 50 में तो आपको एम्स मिल जाएगा, उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको सीट्स मिलेंगी कॉलेजेस में। ठीक है, क्लियर ये बात। तो रैंक के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो राजस्थान का जो बेस्ट कॉलेज है वो एसएमएस है, सवाई मानसिंह जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जयपुर में वो। ठीक है, तो हर स्टेट का ऐसे अलग अलग कॉलेज है अपना बेस्ट। जैसे कि यूपी की बात करें तो सेंट, ये आपका क्रिश्चियन जॉर्ज सीएमसी करके कॉलेज है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, किंग जॉर्ज करके, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये लखनऊ में है। तो इस तरीके से हर चीज़ का हर स्टेट का अपना एक बेस्ट कॉलेज है। और ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट लेवल पे आता है एम्स, और एम्स में बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, पहले एम्स जो थे आपके एक ही एम्स था हमारे टाइम पे, लेकिन अब एम्स पे आपके 19 एम्स हैं और 5 अभी बन रहे हैं, तो टोटल आपके 24 या 23 एम्स हो जाएंगे टोटल। ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, जिसके लिए सब बच्चे एक बार ट्राई जरूर करते हैं। ठीक है, और बहुत आपको शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इसमें रैंक लानी है तो। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों का एमबीबीएस में नहीं होता है या जिनको एमबीबीएस नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर बनना चाहें। ठीक है, तो जिन बच्चों को एमबीबीएस नहीं करना है उनके पास दूसरा ऑप्शन खुलता है, किसका, नर्सिंग का। ठीक है, नर्सिंग में 2 चीजें होती है, एक तो डिप्लोमा भी होता है, ठीक है, जिसको जीएनएम कहते हैं। ठीक है, और एक होता है इसमें ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो जीएनएम जो कोर्स होता है ये लगभग 4.5 साल का होता है, 4-4.5 साल का, और बीएससी नर्सिंग 3 साल का होता है। फिर ये एमएससी नर्सिंग भी इसमें करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जाए, अगर आप तो मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्रिफर करना चाहिए नर्सिंग में। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट मिलती है तो ज़्यादा बेटर है, पैसे भी आपके कम लगेंगे, और उसकी वैलिडिटी जो मतलब उसकी जो मतलब प्रामाणिकता है कॉलेज की वो ज़्यादा बेटर होती है, वो लाइफ टाइम आपके काम आएगी। ठीक है, इसमें बीएससी आप करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तो आपको नर्सिंग की चीज़ें आप सीखोगे, इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी। मान लीजिए आप बीएससी के बाद आपका मूड चेंज होता है कि मुझे जो है गवर्नमेंट सर्विसेज करनी है या मुझे आईएएस वगैरह की तैयारी करनी है, तो इस ग्रेजुएशन की डिग्री से आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा है तो इसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर कर ही रहे हैं आप नर्सिंग तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप बीएससी नर्सिंग करें। इसके बाद अगर आपको नर्सिंग में जाना है तो आप एमएससी नर्सिंग कर लें, और अगर आपको नर्सिंग में नहीं जाना है, सिविल सर्विसेज या दूसरे एग्जाम दूसरे तरफ आपको मूव करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे। ठीक है, क्लियर ये बात। अच्छा, इसके बाद फार्मेसी जो होता है, फार्मेसी में होता है बी फार्मा। ठीक है, बी फार्मा होता है इसमें। ठीक है, और इसके बाद एम फार्मा होता है। ठीक है,
तो इसको हल्के में मत लेना, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, ठीक है। आजकल जो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा कमाई है, ठीक है। देखो कोई चीज़ हम परचेज करने जाते हैं, मान लो शर्ट खरीदने गए, तो हम इसमें उससे क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो कहेगा 500 रुपये की शर्ट है, हम कहेंगे नहीं नहीं कम में दे दो, 400 में दे दो, 300 में दे दो, जो भी है, मतलब हम बार्गेनिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया होता है इनके बारे में। लेकिन ड्रग्स के बारे में अमूमन 80% पीपल को आइडिया नहीं होता। आप 5 रुपए के इंजेक्शन को 100 रुपए में भी बेच सकते हैं और सामने वाला आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त कमाई है, डॉक्टर के संपर्क में ये लोग रहते हैं और इससे बहुत अच्छा अर्न आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती है, बी फार्मा आप कर सकते हैं और एम फार्मा आप कर सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा 4-4.5 साल का कोर्स है और फिर एम फार्मा भी 2 से 3 साल का कोर्स होता है। और इसको आप गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए, एम फार्मा करने के लिए जी पैट करके एक एग्जाम होता है, वो आपको देना होता है, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है और उसके बाद आप इस एग्जाम को, इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें भी आपके पास ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। बी फार्मा करने के बाद भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री आ जाती है, तो इसके बाद आप यूपीएससी या जो सीडीएस वगैरह इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं, या गवर्नमेंट जो जनरली एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। साथ में फार्मेसी का ऑप्शन तो आपके पास है ही, ठीक है। आप चाहें तो प्राइवेट आपको जॉब करनी हो या बिजनेस करना हो, तो अपना खुद का क्लिनिक, अपना खुद का जो है मेडिकल स्टोर, या उसको बड़े लेवल पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट आपको सर्विस करनी है, तो गवर्नमेंट भी सीट्स इसमें निकलती हैं, उसमें आप अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में रहते हैं, उसके तौर पे उनकी भी काफ़ी अच्छी और हैंडसम सैलरी होती है, ठीक है। इसके बाद मैं बीएससी ऑनर्स की बात करता हूं कि कोई बच्चा है उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको बीएससी ऑनर्स करना है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स मतलब जो होता है वो है आपका जूलॉजी। जैसे बीएससी आपने की किसमें, जूलॉजी में, ठीक है, या बीएससी आपने की किसमें, बॉटनी में, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं आपके बीएससी ऑनर्स में खुलते हैं, ठीक है। देखो बीएससी ऑनर्स जो है उसमें जूलॉजी बॉटनी के ऑप्शन आपके खुलते हैं। इसमें एक तो एक बात ध्यान रखना, बीएससी बायोटेक भी होता है, एक आपको बायोटेक में ऑप्शन खुलता है, बीएससी बायोटेक, बीएससी बायोटेक, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन खुलता है, या इसके अलावा कई सारे ऑप्शन और भी होते हैं, जैसे बीएससी इन होम साइंस, होम साइंस में भी कई लोग बीएससी करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप मत करना, ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं। मेरा देखो, मेरा मकसद है आपको सही जानकारी देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीएससी बायोटेक वाले में दिक्कत ये है कि ये आप कर तो लेंगे, ठीक है, फिर आप बिल्कुल फिक्स हो गए इसी फील्ड के लिए, ठीक है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, ठीक है, आप बीएससी बायोटेक की नॉलेज रखते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या खुलता है, आप बीएससी से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो एग्जाम है यूपीएससी वगैरह वो सब दे सकते हैं। इसके अलावा आप बायोटेक से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बायोटेक और बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, इनके अभी ज़्यादा स्कोप इंडिया में नहीं है आज से 10 साल पहले, क्योंकि मैं खुद बीएससी बायोटेक का प्रोडक्ट हूं, तो मैंने एमएससी बायोटेक किया था उसके बाद, बीएससी के बाद, तो मुझे पता है कि इनका स्कोप इंडिया में इतना नहीं है जितना इन चीज़ों का स्कोप है, ठीक है। हमारे टाइम पे भी टीचर्स बोलते थे कि स्कोप आ रहा है, आ रहा है, लेकिन अभी तक स्कोप आया नहीं, ठीक है। तो या तो आप ये, अगर आपको बीएससी बायोटेक या बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना हो, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का थोड़ा स्कोप आपका साउथ साइड है, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह में। बीएससी बायोटेक या बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप अब्रॉड मूव करें, जर्मनी जैसी कंट्री में, तो वहाँ पे इसका अच्छा स्कोप है। या फिर आपके फादर के जो है कुछ इसी से रिलेटेड कुछ बिजनेस होना चाहिए, जैसे पैथ लैब्स वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पे अपना ऑप्शन बना सकते हैं, अच्छा एक आपका करियर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें, क्योंकि बीएससी बायोटेक वाले बीएड भी नहीं कर सकते फिर, ठीक है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहेंगे तो बीएससी बायोटेक के बाद बीएड नहीं होता, क्योंकि बीएससी बायोटेक हुआ या बायो इन्फॉर्मेटिक हुआ या फिर आपका बीएससी, ये आपका सॉरी बीटेक, बीटेक बायोटेक हुआ, ठीक है, ये टेक्निकल डिग्रीज आ जाती हैं। टेक्निकल डिग्रीज मतलब ये इंजीनियरिंग में कंसीडर किया जाता है, तो इसके बाद आप बीएड एग्जाम नहीं दे सकते, आपका टीचिंग वाला ऑप्शन क्लोज हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। क्लियर ये बात? तो अगर आपको बीएससी ही करनी है दोस्तों, तो बीएससी आप प्योर जूलॉजी बॉटनी में करना, क्योंकि इसमें आपको बायो का एक पार्ट पढ़ाया जाएगा, मतलब डीएनए आरएनए एक
जो पार्ट है बायो का, बायोटेक, वो पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें आप वाइड लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ते हैं, पूरी जूलॉजी आप पढ़ेंगे और पूरी बॉटनी आप पढ़ेंगे। तो इनका स्कोप अभी इंडिया में कम है और पता नहीं कब आएगा, लेकिन इनका स्कोप अभी इंडिया में है। बहुत सारी जगह निकलती हैं प्रोफेसर्स की, बीएससी प्रोफेसर्स के, जूलॉजी प्रोफेसर्स या बॉटनी प्रोफेसर्स की, लेकिन बायोटेक प्रोफेसर्स या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रोफेसर्स की वैकेंसी बहुत कम आती है इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको बीएससी ही करनी है तो आप जूलॉजी या बॉटनी में करना। इसके बाद आप, एक तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी, आप कोई भी यूपीएससी या इस तरीके का जो भी ग्रेजुएशन लेवल सरकारी एग्जाम होता है वो दे सकते हैं। आपके पास ये डिग्री तो है ही, इसके अलावा आपके पास और ऑप्शन क्या क्या खुलते हैं। आप एमएससी कर सकते हैं, नेट जेआरएफ देके आप लेक्चरर बन सकते हैं, या आप इसके बाद बीएड करके स्कूल में टीचर बन सकते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको बीएससी करनी है, ठीक है, तो आप बीएससी जूलॉजी या बॉटनी में करना, आप बायोटेक या बायो इन्फॉर्मेटिक या बीटेक वगैरह मत करना, ठीक है। क्लियर ये बात। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में बीटेक एक अलग चीज है, ठीक है, उसका स्कोप है इंडिया में, ठीक है। लेकिन बायोटेक में बीटेक का इतना स्कोप नहीं है। आपके 4.5 साल लगेंगे इसमें, और इसमें आपके 3 साल लगेंगे, फिर आप एमएससी करोगे 2 साल और आपके लगेंगे, 5 साल आपके लगेंगे, और इसमें आपके 4.5 साल लगेंगे। उसके बाद फिर एमटेक करोगे तो 2 साल और, यानी कि 6.5 साल इसमें आपके लग जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये ऑप्शंस। अच्छा, इसके अलावा ये होम साइंस वगैरह ये तो कभी भी मत करना, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं होता। होम साइंस में ना तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो प्योरली, ना आप बायोटेक पढ़ रहे हो, ना आप फार्मेसी पढ़ रहे हो, और इनके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शंस नहीं है अच्छे, ठीक है। अगर ये ऑप्शंस आपके पास खुल रहे हैं तो इससे बढ़िया तो आप बीए कर लेना आर्ट्स में, ठीक है। हाँ, बीए कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की अच्छी डिग्री तो है, आप यूपीएससी वगैरह इस तरीके के एग्जाम्स के लिए अच्छा आप बेस बना सकते हो अपना, ठीक है। क्लियर ये बात? तो वैसे तो देखो, छोटे मोटे मैं ऑप्शंस बताऊं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो मोटे मोटे यही ऑप्शंस हैं बायोलॉजी में। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आता है, सबसे सुनहरा भविष्य इनका है, ठीक है। ये आपने एक बार कर लिया तो आपकी लाइफ एक तरीके से सेट है। थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ता है इसमें, 5.5 साल का एमबीबीएस, फिर तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद एमडी करते हैं, तो 10-12 साल की पढ़ाई इनकी होती है। लेकिन उसके बाद इनका सम्मान बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, डॉक्टर का सम्मान सबसे ज़्यादा होता है सोसाइटी में। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करते हैं तो प्राइवेट आपको हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। इसके अलावा आप अपना क्लिनिक ओपन भी करते हैं अगर, तो वहाँ पर भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है, लेकिन इसमें सीट्स कम है, और हर बच्चा जरूरी नहीं कि इसमें सेलेक्ट हो, या हर बच्चे का जरूरी नहीं कि यही प्रायोरिटी हो। इसलिए अगर ये प्रायोरिटी नहीं है तो फिर नर्सिंग, फार्मेसी भी अच्छे ऑप्शंस हैं। नर्सिंग में आप एक तरीके से आपको मरीजों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। देखो, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एक्चुअली दवाई लिखता है या टेस्ट लिख देता है। एक्चुअल में जो सेवा करते हैं पेशेंट की, वो नर्स करती हैं, या जो मेल नर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आपके अंदर सेवा भाव है, इस तरीके से आपको लोगों को ट्रीट करने में या उनके दुख दर्दों को ठीक करने में मजा आता है, ठीक है, तो आप ये फील्ड में जा सकते हैं। ये अच्छा फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा फार्मेसी भी अच्छा फील्ड है। फर्स्ट और सेकंड पे ये दोनों हैं, ठीक है। इनमें आपका अगर नहीं, आपको लगता है कि मैं इनमें मतलब फिट नहीं बैठ रहा हूं, तो फिर आप मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में जाइए, ठीक है। इस ऑप्शन को मैं लास्ट में रखूंगा बिल्कुल, ठीक है, कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात? तो मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ सही तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं खुद एमएससी हूँ इस सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में, और इसके अलावा मुझे 12 से 13 साल पढ़ाते हुए हो गया है। तो इसके बिहाफ पे मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें शेयर की है। अच्छा, एक और चीज़ मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा। कई बच्चे होते हैं जो मतलब जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, या जिन्हें जल्दी जॉब चाहिए, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन है, वो है डीएमएलटी, ठीक है। डीएमएलटी क्या होता है? डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ठीक है। मतलब लैब में मतलब लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उसमें डिप्लोमा आप कर सकते हैं। 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा होता है। हमारे टाइम पे 1 साल का होता था, अब शायद 2 साल का कर दिया है। तो 1 या 2 साल का डिप्लोमा होता है, और इसके बाद आप जो है किसी भी प्राइवेट लैब में या किसी भी हॉस्पिटल में
प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एज ए टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं, जल्दी जॉब आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डीएमएलटी करने के बाद भी कई लोग गवर्नमेंट एज ए लैब टेक्नीशियन वर्क करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसने डीएमएलटी किया था और आज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ब्लड से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल जो ब्लड सैंपल्स वगैरह लेते हैं, उसमें एज ए गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार है। ठीक है, परिस्थितियां हर इंसान की अलग होती हैं, उस हिसाब से आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी अच्छा ऑप्शन है। डीएमएलटी करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो लैब होते हैं उनके ऑप्शंस भी खुलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं और एमएससी करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे बच्चों। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपके पास लेक्चरर बनने का खुलेगा। अगर आप CSR नेट में LS लेक्चरशिप क्वालिफाई करते हैं तो आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर के लिए। और इसके अलावा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप PhD कर सकते हैं आगे, और PhD करके आप अपने नाम के आगे एक तो डॉक्टर लगा पाएंगे और दूसरा ये है कि आप रिसर्च कर पाएंगे। रिसर्च यानी आप एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती, इंसान की प्रायोरिटी अलग होती है। कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 95% या 90% से ऊपर वाले बच्चे होते हैं और वो ये कोई ऑप्शन नहीं चुनते, वो ये करते हैं। ठीक है, वो BSc करते हैं, MSc करते हैं, फिर PhD करते हैं और रिसर्च करते हैं, वो यानी कि साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो हर इंसान का जीने का तरीका अलग है, हर इंसान का अपना लाइफ को लीड करने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं और आपको कौन सी चीज़ करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और ऐसे वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।